नमस्कार सभी को। मैं शैंटी हूँ और आप देख रहे हैं बायोलॉजी नाउअडेज। इस वीडियो में हम शैवालों के वर्गीकरण और सामान्य विशेषताओं का विस्तृत विवरण देखेंगे, जो कि किंगडम प्लांटी के सबसे सरल सदस्य हैं। पौधों के अद्भुत साम्राज्य में आपका स्वागत है। जब मैं प्लांट किंगडम कहती हूँ, तो आपके मन में इस साम्राज्य के सदस्यों की जो पहली छवि आती है, वह कुछ ऐसी होगी। एक सामान्य पौधा जिसमें पत्तियां, तना और जड़ें होती हैं। अब इस छवि को तोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि पौधों के साम्राज्य के सदस्य आकार और रूप में बहुत विविध हैं। इनका आकार सूक्ष्मदर्शीय आदिम पौधों से लेकर, जिनका पौधों का शरीर अविभाजित होता है, विशाल वृक्षों तक होता है, जिनका पौधों का शरीर अच्छी तरह विभाजित होता है। अविभाजित पौधों का शरीर वह होता है जिसमें पत्तियां, तना या जड़ें अलग अलग नहीं होती। और एक अच्छी तरह विभाजित पौधों का शरीर वह होता है जिसमें पौधों का शरीर अलग अलग भागों में विभाजित होता है। कभी कभी आप इस साम्राज्य के सदस्यों को कुछ दिलचस्प आकारों में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए ये पत्थर, मैं तो मजाक कर रहा था, असल में ये पत्थर नहीं है। ये लिथोप्स हैं, जिन्हें अक्सर कंकड़ पौधे या जीवित पत्थर कहा जाता है। यहाँ एक सुंदर टाइम लैप्स वीडियो है जिसमें एक लिथोप्स फूल रहा है। पूरा वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए विवरण बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें। ये सभी अलग अलग जीव पौधों के साम्राज्य में शामिल किए गए हैं, क्योंकि ये सभी किंगडम प्लांटे के मानदंडों को पूरा करते हैं। किंगडम प्लांटे की मुख्य विशेषताएं यह हैं कि इसके सदस्य अधिकांशतः बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स होते हैं। यू का अर्थ है असली और कैरियो का अर्थ है नाभिक। तो यूकैरियोट्स का मतलब है वे जीव जिनमें एक असली, स्पष्ट रूप से परिभाषित नाभिक होता है। इनकी कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है। इनमें क्लोरोफिल विशेष संरचनाओं में पाया जाता है, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये पौधे प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। पौधों के साम्राज्य के सदस्यों को 5 मुख्य समूहों में बांटा गया है: शैवाल, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। इस वीडियो में हम शैवाल, एल्गी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। क्या आपने अपने आसपास कहीं शैवाल, एल्गी देखी है? या मैं इसे दूसरे तरीके से पूछूं, क्या आपने कभी हरा तालाब या पेड़ों पर इस तरह की संरचना देखी है? अगर आप इस तालाब के पानी की एक बूंद को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, तो आपको तरह तरह की सूक्ष्म हरी शैवाल दिखाई देंगी। अब पेड़ों पर जो ये संरचनाएं हैं, उन्हें लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन शैवाल और कवक फंगी के बीच एक सहजीवी संबंध है। यहाँ कवक फंगी शैवाल को आश्रय प्रदान करता है, साथ ही यह शैवाल के लिए खनिज पोषक तत्व भी अवशोषित करता है। इस मदद के बदले में शैवाल कवक के लिए भोजन प्रदान करता है। शैवाल जानवरों पर भी उग सकते हैं। उदाहरण के लिए ये एक स्लॉथ है। स्लॉथ पृथ्वी पर सबसे धीमे चलने वाले स्तनधारी हैं। ये आलसी जीव हर मिनट में केवल 2 मीटर की दूरी तय करते हैं और दिन में 20 घंटे तक सोते हैं। इस तरह की आलसी जीवन शैली के कारण शैवाल उनके फर पर आसानी से उग सकते हैं। स्लॉथ का फर शैवाल के उगने के लिए एक अच्छा स्थान है, और स्लॉथ को इससे यह लाभ मिलता है कि उसके फर पर हल्का हरा रंग आ जाता है, जो उसे वर्षावन की पत्तियों के बीच छुपने या छद्मावरण में मदद करता है। अब आइए शैवाल के वर्गीकरण की ओर बढ़ते हैं। मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की उपस्थिति
संग्रहित भोजन के प्रकार और कोशिका भित्ति की संरचना के आधार पर शैवाल को 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है: क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी और रोडोफाइसी। मैंने अलग अलग वर्गों के नाम अलग अलग रंगों में क्यों लिखे हैं, इसके पीछे एक कारण है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के अंत तक उस कारण को जान जाएंगे। सबसे पहले हम क्लोरोफाइसी वर्ग को देखेंगे। क्लोरोफाइसी के कुछ सामान्य सदस्य हैं: सूक्ष्मदर्शीय एक कोशिकीय क्लैमाइडोमोनास, जिसमें 2 फ्लैजेला होते हैं; सूक्ष्मदर्शीय लेकिन बहुकोशिकीय वोल्वॉक्स कॉलोनिया, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और विशाल आकार का चारा। मैक्रोस्कोपिक का अर्थ है कि आप इसे अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। ये शैवाल मुख्य रूप से जलीय होते हैं। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को उनके घास जैसे हरे रंग के कारण ग्रीन एल्गी कहा जाता है। यह हरा रंग क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट्स की प्रधानता के कारण होता है। इनमें कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स भी होते हैं। पौधे का शरीर थैलस होता है, जिसका अर्थ है अविभेदित वनस्पति ऊतक। जैसा कि आपने देखा, क्लोरोफाइसी के सदस्यों का पौध शरीर तना, पत्तियों या जड़ों में विभाजित नहीं होता है। थैलस एक कोशिकीय हो सकता है, जैसे क्लाइमाइडोमोनास, या उपनिवेशी हो सकता है, जैसे वोल्वॉक्स। वोल्वॉक्स 500 से 50,000 क्लाइमाइडोमोनास जैसी कोशिकाओं की एक खोखली गेंद है। इनमें से प्रत्येक छोटी हरी बिंदी एक कोशिकीय शैवाल है। ये इकट्ठा होकर बहुकोशिकीय उपनिवेश बनाते हैं। यह कुछ हद तक उस विशाल रोबोट बॉल की तरह है जो फिल्म एंथरन में सैकड़ों रोबोट से बनी थी। अगर आपने वह फिल्म देखी है तो मुझे लगता है कि आप वोल्वॉक्स को कभी नहीं भूलेंगे। ये बड़ी गेंद माता उपनिवेश है और छोटी गेंदें पुत्री उपनिवेश हैं। क्लोरोफाइसी के कुछ सदस्यों का थैलस तंतुयुक्त फाइलेमेंट्स हो सकता है। उदाहरण के लिए स्पाइरोजाइरा। क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट में स्थित होते हैं। क्लोरोफाइसी के सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट विभिन्न आकारों के हो सकते हैं। यह डिस्क के आकार का, प्लेट जैसा या जालदार रेटिकुलेट हो सकता है, जैसे ओइडोगोनियम में, या कप के आकार का हो सकता है, जैसे क्लाइमाइडोमोनास में। फिर अंत में स्पाइरोजाइरा में यह सर्पिल या रिबन के आकार का होता है। क्लोरोप्लास्ट में एक मोटे तौर पर गोलाकार संरचना भी होती है, जिसे पायरिनॉइड कहा जाता है। पायरिनॉइड्स शैवाल एल्गी में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, लेकिन पौधों के अन्य वर्गों में ये लगभग अनुपस्थित होते हैं। 1980 के दशक तक शोधकर्ताओं का मानना था कि पायरिनॉइड्स स्टार्च संश्लेषण का स्थल हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर उन्होंने पाया कि पायरिनॉइड्स अक्सर स्टार्च की परत या आवरण से घिरे होते हैं। लेकिन कई प्रयोगों और अवलोकनों के आधार पर शोधकर्ताओं ने समझा कि पायरिनॉइड्स स्टार्च संश्लेषण का स्थल नहीं है। अब यह पाया गया है कि पायरिनॉइड्स का मुख्य कार्य कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के केंद्र के रूप में कार्य करना है और इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की दक्षता को बढ़ाना है। क्लोरोफाइसी के सदस्यों में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनने वाले कार्बोहाइड्रेट्स पायरिनॉइड्स के चारों ओर स्टार्च के रूप में संग्रहित होते हैं। कुछ शैवाल भोजन को तेल की बूंदों के रूप में भी संग्रहित कर सकते हैं। इस तेल को ट्रांसएस्टरिफिकेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से बायोडीजल में बदला जा सकता है। ट्रांसएस्टरिफिकेशन प्रक्रिया में तेल, जो कि एक ट्राइग्लिसराइड होता है, को मेथनॉल के साथ एक क्षारीय उत्प्रेरक जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में उपचारित किया जाता है, ताकि मिथाइल एस्टर या फैटी एसिड प्राप्त हो, जिसे बायोडीजल कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यानों में शैवाल लेकर जाते हैं? हाँ, वे अपने साथ क्लोरेला जैसे शैवाल लेकर जाते हैं। क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल है। क्लोरेला को उसका नाम उसमें मौजूद उच्च मात्रा के क्लोरोफिल के कारण मिला है।
क्लोरेला में प्रति ग्राम किसी भी अन्य पौधे की तुलना में अधिक क्लोरोफिल होता है। अंतरिक्ष यानों में क्लोरेला ले जाने का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना और उनके द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना है। क्लोरेला का एक और उपयोग यह है कि यह भोजन और ऊर्जा का संभावित स्रोत बन सकता है। अब आइए शैवाल में प्रजनन के बारे में जानें। शैवाल वनस्पतिक, अलैंगिक और लैंगिक तरीकों से प्रजनन करते हैं। वनस्पतिक प्रजनन खंडन द्वारा होता है। इस प्रकार का प्रजनन आमतौर पर तंतुयुक्त शैवाल में पाया जाता है। शैवाल का तंतुयुक्त थैलस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। प्रत्येक टुकड़ा एक नए शैवाल के रूप में विकसित हो जाता है। अलैंगिक प्रजनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के निर्माण द्वारा होता है। सबसे सामान्य बीजाणु जूजोस्पोर होते हैं। इनमें फ्लैजेला होते हैं और फ्लैजेला के कारण ये गतिशील होते हैं। लैंगिक प्रजनन दो युग्मकों, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के माध्यम से होता है। ये युग्मक फ्लैजेला युक्त और आकार में समान हो सकते हैं, जैसे कि क्लैमाइडोमोनास में। इस प्रकार के प्रजनन को समगामी आइसोगैमस कहा जाता है। कभी कभी ये युग्मक बिना फ्लैजेला के और अचल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आकार में समान होते हैं। उदाहरण के लिए स्पायरोजाइरा। अब यदि दोनों युग्मक आकार में असमान होते हैं, जैसे कि क्लैमाइडोमोनास की कुछ प्रजातियों में, तो इसे विषमगामी एनिसोगैमस कहा जाता है। यदि संलयन एक बड़े और अचल मादा युग्मक तथा एक छोटे और गतिशील नर युग्मक के बीच होता है, तो इसे ओगैमस कहा जाता है। उदाहरण वॉलवॉक्स। अब हम क्लैमाइडोमोनास के जीवन चक्र पर संक्षिप्त रूप से नजर डालेंगे। सबसे पहले हम अलैंगिक जनन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक परिपक्व कोशिका मिथोसिस विभाजन से गुजरती है और एक संरचना जिसे जूजपोरेंजियम कहते हैं, उसमें जूजपोर बनाती है। रिहा हुए जूजपोर फिर पूरी तरह विकसित क्लैमाइडोमोनास कोशिका में परिपक्व हो जाते हैं। अब आइए लैंगिक जनन देखें। यहाँ क्लैमाइडोमोनास मिथोसिस विभाजन से गुजरता है और दो अलग अलग संयोग प्रकार के युग्मक बनाता है, प्लस टाइप और माइनस टाइप। यहाँ युग्मकों का आकार एक जैसा होता है, इसलिए यह जनन समरूप युग्मन आइसोगैमस प्रकार का होता है। इस चित्र में दो अलग अलग प्रकार के युग्मक एक ही जनक कोशिका से आए हैं। ऐसी जनक कोशिका को समथैलिक, होमोथैलिक कहा जाता है। कभी कभी एक जनक कोशिका केवल एक ही प्रकार का युग्मक बनाती है, या तो प्लस टाइप या माइनस टाइप। तब उस जनक कोशिका को विषमथैलिक, हेटेरोथैलिक कहा जाता है। अब प्लस और माइनस प्रकार के युग्मक मिलकर युग्मज जायगोट बनाते हैं। युग्मज विकसित होकर युग्मज बीजाणु जायगोट स्पोर बन जाता है। युग्मज बीजाणु में मियोटिक विभाजन मियोसिस होता है और उससे जूजोपोर बनते हैं, जो आगे चलकर परिपक्व क्लैमाइडोमोनास में विकसित होते हैं और जीवन चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। अब हम शैवालों की दूसरी श्रेणी फायोफाइसी फेयोफाइस ए की ओर बढ़ते हैं। इस श्रेणी के सामान्य सदस्य हैं एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लैमिनेरिया, सार्गैसम और फ्यूकस। इन चित्रों से आपने देखा होगा कि ये सभी भूरे रंग के होते हैं, इसलिए इस समूह के सदस्यों को भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी कहा जाता है। इन शैवालों का भूरा रंग फ्यूकोजैंथिन नामक जैंथोफिल पिगमेंट की प्रधानता के कारण होता है। असल में ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स और अन्य जैंथोफिल्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन फ्यूकोजैंथिन अन्य पिगमेंट्स को ढक देता है। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे रंग के विभिन्न शेड्स तक होता है, जो इनमें मौजूद फ्यूकोजैंथिन की मात्रा पर निर्भर करता है। ये मुख्य रूप से समुद्री आवासों में पाए जाते हैं।
ये अधिकतर पानी के नीचे देखे जाते हैं। सूर्य की केवल नीला हरा भाग ही उन गहराइयों तक पहुंचता है और भूरा पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन नीला हरा प्रकाश अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण की दक्षता को बढ़ाता है। इस वर्ग में कोई एक कोशिकीय सदस्य नहीं है, फिर भी इनमें आकार और रूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए एक्टोकार्पस एक साधारण शाखित तंतु रूप है, जबकि यह मैक्रोसिस्टिस अत्यधिक शाखित रूप है और 60 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। मैक्रोसिस्टिस जैसे बड़े भूरे शैवाल को केल्प कहा जाता है। ये पानी के नीचे जंगल या केल्प वन बनाते हैं। केल्प वनों में विभिन्न प्रकार के जीवित जीव पाए जाते हैं। थैलस या पौधे का शरीर आमतौर पर एक जड़ जैसी संरचना, जिसे होल्ड फास्ट कहते हैं, के द्वारा आधार जैसे कि चट्टान से जुड़ा होता है। ये असली पौधों की जड़ों से अलग होते हैं क्योंकि होल्ड फास्ट पानी या पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं करते। इनका केवल एक ही कार्य होता है और वह है शैवाल को आधार से जोड़कर रखना। भूरे शैवाल में एक तने जैसी संरचना होती है जिसे स्टाइप कहते हैं। हालांकि इनमें जल और भोजन के परिवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम जैसी विशिष्ट कोशिकाएं नहीं होती, फिर भी स्टाइप्स में मजबूत ऊतक और साथ ही पौधे के माध्यम से भोजन के परिवहन के लिए नलीदार कोशिकाएं होती हैं। इसमें एक पत्ती जैसी प्रकाश संश्लेषी अंग भी होता है जिसे फ्रॉन्ड या ब्लेड कहा जाता है। कभी कभी वायु की थैलियां, जिन्हें न्यूमेटोसिस्ट्स कहा जाता है, उपस्थित होती हैं, जो शैवाल को पानी में सीधा बनाए रखती हैं। इन शैवालों की एक विशेषता ये है कि उनकी वनस्पतिक कोशिकाओं की सेल्यूलोजिक दीवार एक गोंद या जिलेटिन जैसी परत से ढकी होती है, जिसमें एल्जिनेट या एल्जिनिक एसिड होता है, जो अक्सर कैल्शियम एल्जिनेट के रूप में पाया जाता है। ये एक जल धारण करने वाला पदार्थ है। कभी कभी आप कम ज्वार के समय किनारों पर शैवाल को बहकर आया हुआ देख सकते हैं, और क्योंकि एल्जिनेट कुछ समय तक पानी को रोक सकता है, इसलिए इन शैवाल कोशिकाओं के जल्दी सूखने की संभावना नहीं होती। एल्जिनेट भूरे शैवाल एक मुख्य घटक है और यह स्थलीय पौधों नहीं पाया जाता। इसे व्यावसायिक रूप से निकाला जाता है और खाद्य पदार्थों व अन्य उपयोगों के लिए औद्योगिक गाढ़ा करने एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भूरे शैवाल के सदस्यों में आरक्षित खाद्य पदार्थ जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे लैमिनेरिन और मैनिटोल के रूप में संग्रहित होते हैं, जिसमें मैनिटोल एक शर्करा अल्कोहल है। भूरे शैवाल का एक और उपयोग यह है कि पोरफायरा, लैमिनेरिया और सारगैसम जैसे शैवाल भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। फायोफाइसी में वनस्पतिक प्रजनन थैलस के खंडित होने से होता है। अधिकांश भूरे शैवाल में अलैंगिक प्रजनन द्विफ्लैजेलेट जूजोपोर्स द्वारा होता है, जो नाशपाती के आकार के होते हैं और जिनमें दो असमान पार्श्व रूप से जुड़े हुए फ्लैजेला होते हैं। यौन प्रजनन समगामी, विषमगामी या ओगैमस हो सकता है। गैमेट्स का संयोग जल में या ओगैमस प्रजातियों के मामले में ओगोनियम के भीतर हो सकता है। गैमेट्स नाशपाती के आकार के या पायरीफॉर्म होते हैं और इनमें दो पार्श्व रूप से जुड़े हुए फ्लैजेला होते हैं। आइए लैमिनेरिया का जीवन चक्र देखें। जूजोपोर्स उन संरचनाओं में बनते हैं जिन्हें स्पोरेंजिया कहा जाता है। स्पोरेंजिया शैवाल के ब्लेड या पत्ती जैसी संरचना पर देखे जाते हैं। हैप्लॉइड जूजोपोर्स अंकुरित होकर एक स्वतंत्र शैवाल में विकसित हो जाते हैं। यदि यह थैलस मादा गैमेट या अंडाणु बनाता है तो इसे मादा गैमेटोफाइट कहा जाता है। दूसरे प्रकार का थैलस जो नर गैमेट या शुक्राणु बनाता है, उसे नर गैमेटोफाइट कहा जाता है। यह मामला ओगैमस प्रकार के प्रजनन का है। यहाँ शुक्राणु का नाभिक अंडाणु के साथ मिलकर जाइगोट बनाता है। जाइगोट एक युवा शैवाल में विकसित होता है जिसे स्पोरोफाइट कहा जाता है।
इसे स्पोरोफाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसा कि हमने पहले देखा, जब ये परिपक्व होता है तो ये स्पोर्स बनाता है। आइए अब शैवाल की तीसरी श्रेणी रोडोफाइसी की ओर बढ़ते हैं। इस श्रेणी के सामान्य सदस्य हैं पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। रोडोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहा जाता है क्योंकि इनके शरीर में लाल रंग द्रव्य आर पाइकोएरिथ्रिन की प्रधानता होती है। वास्तव में लाल शैवाल में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, कैरोटिनॉइड्स और नीला रंग द्रव्य फाइकोसाइनिन भी उपस्थित होते हैं। अधिकांश लाल शैवाल समुद्री होते हैं और इनकी अधिकता गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है। ये शैवाल जल की सतह के पास अच्छी रोशनी वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं और महासागरों की गहराई में भी, जहां अपेक्षाकृत कम प्रकाश पहुंचता है। गहरे पानी में पाई जाने वाली शैवालों में लाल रंग द्रव्य अधिक होता है, जबकि ज्वार भाटा क्षेत्र में पाई जाने वाली शैवालें लाल भूरी, पीली या लगभग काली रंग की हो सकती हैं। इसी कारण कई लाल शैवालों को भूरे शैवालों के साथ भ्रमित कर लिया जाता है। ज्वार भाटा क्षेत्र की एक प्रजाति जिसका नाम हाइपनिया स्पेसिफेरा है को अक्सर हरी शैवाल समझ लिया जाता है क्योंकि यह चमकीले हरे रंग की दिखाई देती है और केवल पौधे के निचले हिस्से गुलाबी होते हैं। हालांकि कुछ एक कौशिकीय लाल शैवाल भी होती हैं, लेकिन अधिकांश लाल शैवाल बहुकौशिकीय होती हैं। इनमें से कुछ का शरीर संगठन जटिल होता है। कई लाल शैवाल तंतुयुक्त होती हैं और इनमें विषम तंतु हेट्रोट्राइकोस थैलस पाया जाता है। हेट्रो का अर्थ है भिन्न और ट्राइकोस का अर्थ है तंतु या फिलामेंट। हेट्रोट्राइकोस का अर्थ है एक से अधिक प्रकार के तंतुओं की उपस्थिति। हेट्रोट्राइकोस थैलस में दो प्रणालियां होती हैं, एक आधारभूत समतल प्रोस्टेट प्रणाली और एक सीधी शाखा वाली खड़ी प्रणाली। पॉलीसाइफोनिया के विकास के दौरान सबसे पहले शाखित रेंगने वाले तंतुओं की एक प्रणाली बनती है और यह मुख्य रूप से होल्ड फास्ट के रूप में कार्य करती है। फिर ये रेंगने वाली तंतुओं की प्रणाली आगे चलकर सीधी और शाखित तंतुओं की एक प्रणाली उत्पन्न करती है। भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च के कण प्लास्टिड्स के बजाय साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। लाल शैवाल आमतौर पर थैलस के खंडित होने से वनस्पतिक प्रजनन करती हैं। वे अलैंगिक रूप से अचल बीजाणुओं द्वारा और लैंगिक रूप से अचल युग्मकों द्वारा प्रजनन करते हैं। लैंगिक प्रजनन ऊगैमस होता है और इसमें जटिल निषेचनोत्तर विकास शामिल होता है। आइए पॉलीसाइफोनिया का जीवन चक्र देखें। हम स्पोरोफाइट थैलस से शुरू करेंगे। इसे टेट्रास्पोरोफाइट कहा जाता है क्योंकि यह प्रत्येक टेट्रास्पोरेंजियम में 4 टेट्रास्पोर उत्पन्न करता है। कुछ टेट्रास्पोर बढ़कर नर युग्मित थैलस या स्पर्मेटैंजिया धारण करने वाले थैलस में विकसित हो जाते हैं, जो नर जनन अंग हैं, और ये हैप्लॉइड नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें स्पर्मेटिया कहा जाता है। एकवचन रूप स्पर्मेटियम है। हैप्लॉइड मादा युग्मित पौधे के शरीर में मादा लैंगिक अंग होते हैं जिन्हें कार्पोगोनिया कहा जाता है। कार्पोगोनियम इसका एकवचन रूप है। कार्पोगोनियम एक फ्लास्क के आकार का शरीर होता है जिसमें आधार पर एक सूजा हुआ भाग होता है जिसमें अंडा होता है और ऊपर की ओर एक लंबी गर्दन जैसी संरचना होती है जिसे ट्राइकोजाइन कहा जाता है। स्पर्मेटिया जल की सहायता से फैलते हैं। कुछ स्पर्मेटिया ग्रहणशील ट्राइकोजाइन के सिरे पर चिपक जाते हैं। कई में से केवल एक स्पर्मेटियम ही सफल होता है। सफल स्पर्मेटियम और ट्राइकोजाइन की साझा दीवार संपर्क बिंदु पर घुल जाती है और नर केंद्रक कार्पोगोनिया के आधार पर स्थित मादा केंद्रक तक पहुंचता है। केंद्रकों के संलयन से युग्मज जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन के बाद कार्पोगोनियम एक संरचना में विकसित हो जाता है जिसे सिस्टोकार्प कहा जाता है। सिस्टोकार्प के अंदर कार्पोस्पोरैंगियम और कार्पोस्पोर्स का विकास होता है।
डिप्लॉयड कार्पोस्पोर अंकुरित होकर डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइटिक पौधा बनाता है और जीवन चक्र आगे बढ़ता है। अब आइए लाल शैवाल के उपयोगों को देखें। एगर, जो एक जेली जैसा पदार्थ है और गैलिडियम तथा ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है, एक गाढ़ा करने वाले एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे बैक्टीरियल कल्चर और आइसक्रीम तथा जेली की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय व्यंजन में इसे चाइना ग्रास के नाम से जाना जाता है और इसका उपयोग इस स्वादिष्ट पुडिंग जैसे डेजर्ट बनाने में किया जाता है। एक और पदार्थ जिसे कैरेजिनन कहा जाता है, चॉन्ड्रस क्रिस्पस से निकाला जाता है और यह आमतौर पर दूध से बने उत्पादों जैसे इस चॉकलेट मिल्क और कुछ प्रोसेस्ड फूड्स में गाढ़ा करने और स्थिरता बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे क्या आपने सुशी के बारे में सुना है? सुशी एक जापानी व्यंजन है जो चावल और समुद्री खाद्य पदार्थों तथा सब्जियों जैसी विभिन्न सामग्रियों से बनाया जाता है। सुशी को नोरी शीट्स में लपेटा जाता है जो शैवाल से बनाई जाती हैं। नोरी जापानी नाम है जो खाने योग्य समुद्री शैवाल की प्रजातियों के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि पायरोपिया वंश की लाल शैवाल होती हैं। तो ये थी शैवाल की 3 मुख्य श्रेणियों के बारे में सारी जानकारी। लेकिन निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आइए शैवाल की सामान्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। शैवाल क्लोरोफिल युक्त, सरल, थैलॉइड, स्वपोषी और मुख्य रूप से जलीय जीव होते हैं। ये अन्य कई प्रकार के आवासों में भी पाए जाते हैं, जैसे कि नम पत्थर, मिट्टी और लकड़ी। इनमें से कुछ कवक और जानवरों के साथ भी संबंध में पाए जाते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था। शैवाल का आकार और रूप अत्यंत विविध होते हैं। इनका आकार सूक्ष्म एककोशिकीय रूपों जैसे क्लाइमाइडोमोनास से लेकर विशाल केल्प्स तक होता है। शैवाल वनस्पतिक, अलैंगिक और लैंगिक तरीकों से प्रजनन करते हैं। वनस्पतिक प्रजनन खंडन द्वारा होता है। अलैंगिक प्रजनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के निर्माण द्वारा होता है। सबसे सामान्य बीजाणु जूझोपोर होते हैं। लैंगिक प्रजनन नर और मादा युग्मकों के संलयन के माध्यम से होता है। यह समगामी, विषमगामी और अंडाणुगामी हो सकता है। शैवाल हमारे लिए कई तरह से उपयोगी हैं। पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का कम से कम आधा भाग शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। ये सभी जलीय जीवों के आहार चक्र का आधार बनाते हैं। लगभग 70 प्रजातियों की समुद्री शैवाल, जिनमें पोरफायरा, लैमिनेरिया और सार्गैसम शामिल हैं, भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। ब्राउन शैवाल से प्राप्त एल्गन और लाल शैवाल से प्राप्त अगर तथा कैरेजिनन जैसी जल धारण करने वाली वस्तुएं व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और अंत में क्लोरेला जैसी शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किया जाता है। अब आपके लिए एक सवाल है, क्या आप जानते हैं कि शैवाल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? अपना उत्तर टिप्पणी के रूप में टाइप करें। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ब्रायोफाइट्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक जुड़े रहें।